हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आ जाइए फटाफट से सभी के सभी कनेक्ट। ये सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सीयूटी 2026 को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स के अभी तक जो प्रीवियसली जो शिफ्ट अभी तक बीत चुके हैं, यानी कि 11 तारीख से लेकर और लगभग 20 तारीख तक, यानी आज की बात करें आज 21 तारीख तक, आज का तो नहीं लेकिन कल 20 तक के जिस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चंस में चल रहे हैं उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पर मैं आज आपके एनालाइज के तौर पर आपके टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यानी कि आप आज हम लगभग 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस अब तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए, मजा आने वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होने वाला है। और यहाँ पर जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है अभी तक हम देख पा रहे हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा बदलाव दिख रहा है। यानी कि पहले जब एग्जाम आते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से डेज में थे तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और बच्चों के रिस्पॉन्स थे, सर बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया आसान सा पेपर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों के रिस्पॉन्स में चेंजेस आते जा रहे हैं। बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सर पेपर तो आसान था लेकिन बहुत ही लेंथी था, यानी कि क्वेश्चन छूट रहे थे, तो सर बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, आते हुए क्वेश्चन छूट गए। यानी समय बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं पर कुछ बच्चों का कहना यह है कि सर क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही अटपटे आ गए, आउट ऑफ सिलेबस आ गए। सर 10-10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। बेटा ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अभी आएगा जब रिजल्ट आपका आएगा, उससे पहले आंसर की आएगी, तो उस टाइम पे पीडीएफ आएगा। पीडीएफ मेरे को शेयर करना, तब मैं देखूंगा भैया कौन कौन से आउट ऑफ सिलेबस चले गए। ठीक है, और कितना मुश्किल है कितना आसान, सब चीजें तब वहां पर देखी जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक जैसा बच्चों का रिस्पांस रहा है, जैसा उन्होंने बताया है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चंस हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हम देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन थे जो बच्चों ने बताए हैं, उनको रिलेट करते हुए आज मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर है प्रतीक, है गेमर, है मोटी है, ओहो, और नाज़मी है, भूमिका, राहुल, हर्ष, निखिल, शिवानी, मनीष, और भूमिका है, और आकांक्षा है, मनीषा है, और बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको ये पूरी पीडीएफ जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसकी पूरी पीडीएफ यहीं पर भेज दूंगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको दोबारा से रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है, डन। और बहुत सारी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, बस आप ज्वाइन कर लेना। इसको स्कैन करना है और ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर आता है पहला प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देने वाले हो, बताइए फटाफट से क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, बच्चा पार्टी, फटाफट आंसर बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन में क्या रखा है, ये एक आव्यूह जो है वो एक विषम सममित आव्यूह है। तब आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, जेड का मान क्या रहने वाला है। भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का मान क्या रहने वाला है, फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर बताइए क्या आंसर रहने वाला है। हाँ जी भाई, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। दीजिए भाई, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ए आव्यूह जो आप सभी के सामने दिया हुआ है, इसमें क्या रखा है, विषम सममित आव्यूह है। कैसा है भाई, तो ये आपको एक विषम सममित आव्यूह देखने को मिल रहा है। विषम सममित से तात्पर्य यह है कि इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट जो होंगे ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, और साथ में विकर्ण जीरो होगी। तो विकर्ण के अंदर देखा जाए तो जेड का मान तो जीरो हो गया। ये एक दूसरे का नेगेटिव है, मतलब एक्स की वैल्यू -2 आएगी। ये एक दूसरे का नेगेटिव है, मतलब वाई की वैल्यू -6 आएगी। इन तीनों के स्क्वायर का सम कहा गया है, तो एक्स का -2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, और जेड का 0, ये आ रहा है 40। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होता है। भाई सी ऑप्शन करेक्ट होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भैया आपसे कह रहा है एक पंक्ति आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है ये एक विकर्ण आव्यूह है। नेक्स्ट कह रहा है ए एक विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होंगे, उसे अदिश कहा जाता है। लास्ट डी आपसे कह रहा है कि ये एक अदिश आव्यूह है। ये एक अदिश आव्यूह है। इसने कहा है सही विकल्प, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, कौन सा वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही, क्या ए बी सी तीनों सही है, या फिर बी सी डी सही है, या ए बी सिर्फ सही है, या फिर सी डी सिर्फ सही है। तो इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, एक पंक्ति आव्यूह। हाँ जी भाई, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कहा हुआ है, एक पंक्ति आव्यूह एक स्तंभ आव्यूह होता है। ना बेटा ना, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत है।
इसने कहा ये एक विकर्ण अवयव, बिल्कुल सही बात है। एक विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण के अवयव समान होते हैं उसे अदिश अवयव कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वही ये रहा एग्जाम्पल, एक विकर्ण अवयव जिसके सभी एलिमेंट्स समान है तो उसे अदिश अवयव कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी बी सी डी बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। क्या भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यदि रैखिक निकाय जो आपके पास दे रखे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इतना है, ये इतना है, ये इतना है, अद्वितीय हल है, तब उसमें से आपको बताना है कि के का क्या मान रहेगा, ये आपको बताना है। अब इसके लिए करना क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन तीनों के अंदर हमारे पास ए आव्यू जो देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है, वन 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 दिख रहा है, तो एक 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 हमने कर दिया। यहाँ पर दो एक और माइनस एक दिख रहा है, और यहाँ पर तीन दो और के दिख रहा है। वो आपसे कहा है कि ये आपका क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय होने का मतलब ये है कि ए का सारणिक जो होता है ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये एक आ रहा है और ये गायब होता है, तो के माइनस में माइनस टू मतलब के प्लस टू चल रहा है। इसका माइनस में वन ये वाला आता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये और ये गायब होता है, ये टू के प्लस तीन आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट इस एक के अकॉर्डिंग ये और ये गायब होता है, तो ये आ जाएगा भाई क्या चीज, ये आ जाएगा भाई दो दूनी चार में से तीन गया तो एक ही बचेगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो चल रहा है। चलो ठीक है। यहां पर हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये आ रहा है के प्लस में टू, माइनस में टू के, माइनस में तीन, प्लस में एक, इज नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर के और के माइनस टू के मिलकर सिर्फ के बचेगा माइनस का, उसको उठाकर उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का के हो जाएगा। और इस साइड क्या दिख रहा है आपको, तो तीन में से तीन गया जीरो, भाई तीन में से तीन गया जीरो, यानी के इज नॉट इक्वल टू जीरो दिख रहा है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होता है, डन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके। कल मेरा पेपर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, देख रहा हूँ मैं ऐसे ही बहुत बच्चों में कमियां जो आती जा रही हैं, वो बिल्कुल जायज़ है कि बच्चों के पेपर हैं, होते जा रहे हैं, वो बच्चे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। बेटा निकल कर लेकिन वहीं कहीं दूर मत चले जाना, क्योंकि अभी अभी बच्चा पार्टी रिजल्ट के बाद आपको बहुत कुछ काम होने वाला है, ठीक है? कि कैसे एडमिशन लेना है, ये सारे प्रोसेस को आपको देखना होगा, समझना होगा। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, इसके बारे में बताइए क्या रहने वाला है? इसके बारे में बताइए क्या रहने वाला है? अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ भई, ये जो सीयूटी 2027 को टारगेट करने के लिए, यानी कि जो भी बच्चे नए बच्चे आने वाले हैं जो कि सीयूटी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जो ड्रॉपर होंगे जो 2027 में एग्जाम देंगे, बच्चा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि 2027 को टारगेट करते हुए ये वाला चैनल आपको, यानी कि मैं आपको बेहतरीन प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है? मैथ्स के साथ साथ और भी सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके लिए इसके ऊपर मैं पूरा काम कर रहा हूँ, ठीक है? पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और बस आपका ये सपोर्ट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है? ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि ये नई शुरुआत एक बेहतरीन शुरुआत हो पाए, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बिल्कुल हेल्प करोगे और बढ़िया से सेशन को शेयर करोगे, ठीक है? डन। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे थे, हमारे पास जो प्रश्न देखने को मिल रहा था ये वाला, इसकी अगर बात की जाए तो हमारे पास है y इक्वल टू ए साइन एम एक्स है, बी कॉस एम एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो y की बात करें तो यार है डी वाई बाई डी एक्स आपके सामने आ गया, इसके अकॉर्डिंग ए आपके पास है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एम एक्स होता है, ठीक है? साइन का डेरिवेटिव cos mx होता है, mx को दोबारा करोगे तो ये m आ जाएगा। वहीं पर इधर की बात की जाए तो यहाँ पर हम माइनस बी देख पा रहे हैं, cos mx करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये साइन mx हो जाएगा, ठीक है? और इस mx का दोबारा होगा तो ये m आ जाएगा। भाई ये चीज आपके पास आ चुकी है जो कि डी बाई डी एक्स, इसलिए कहा डबल डेरिवेटिव बताइए। अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई मैं डी एक्स का स्क्वायर करता हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एम ए तो आपके पास था ही, कॉस का डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एम एक्स हो जाएगा। इस एम एक्स को दोबारा करते हो तो एम आएगा, यानी एम का स्क्वायर हो चुका है। यहाँ पर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के सामने ये एम बी दिख रहा है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एम एक्स होता है, और एम एक्स का दोबारा होगा तो ये एम गुणे में आ जाएगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर से मैं देख पा रहा हूँ कि एम स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, यस बिल्कुल लिया जा सकता है, तो मैं यहाँ से एम के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है? एम का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ माइनस में साइन है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ। माइनस साइन कॉमन लेते ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये ए साइन एम एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा तो बी कॉस एम एक्स जाएगा, ये चल रहा है। अब ये वाला जो क्वांटिटी पूरी दिख रही है ये क्या है, तो सर ये वाली चीज तो सर ये लिखी हुई बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि आप इसकी जगह पर वाई लिख सकते हो, यानी कि माइनस एम का स्क्वायर, और ये वाई आपके सामने आ जाएगा। भाई माइनस एम का स्क्वायर और वाई आपके सामने आ जाएगा, इतनी बात क्लियर, डन।
हाँ जी, क्लियर है एकदम। चलो, तो इस प्रकार से आपके सामने ये कौन सा क्वेश्चन है, माइनस एम स्क्वायर वाई, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स इक्वल टू ए टी का स्क्वायर है, वाई इक्वल टू में ए टी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है क्या रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको ज्ञात करना है क्या रहने वाला है। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। तो ये एक्स इक्वल टू ए टी का स्क्वायर है, इतना दे रखा है। डबल डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स का डेरिवेटिव पहले टी के रिस्पेक्ट में, ये आएगा डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, जो कि कितना है, तो ये आ जाएगा भाई स्क्वायर का आगे आएगा तो ये 280 आएगा। वहीं पर y की बात करें तो ये dy बाई डी टी आपके सामने आएगा, ये कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो ये 4a बन जाएगा। इन दोनों को भाग में करेंगे, यानी कि हमारे पास चल रहा है dy बाई डी टी है और बटे में dx बाई डी टी है, इज इक्वल टू में कितना है, तो ये 4a हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2a और t आ जाएगा, वही आ जाएगा। इस a से a कट गया, 2 से ये हमने काटा 2 पर, यानी ये 2 बाई टी आपके सामने चल रहा है, जो कि dy बाई डी एक्स है। डी बाई डी एक्स ये आ चुका है। इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हो, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स का स्क्वायर करते हो, तो इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव होगा -2 बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। भाई 1 बटे टी का -1 बाई टी स्क्वायर होता है। टी का दोबारा होगा जो कि डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी टी बाई डी एक्स यहाँ से निकालोगे क्योंकि डी एक्स बाई डी टी है ये। इसका उल्टा करोगे तो डी टी बाई डी एक्स आएगा, यानी -2 बाई टी का स्क्वायर है और इंटू में ये चीज पलट कर आएगा, यानी 1 बाई 2 a t आएगा। 2 से 2 कट चुका है और आपके सामने आंसर है -1 बाई में ए टी का क्यूब आ चुका है। वही आ चुका है, -1 बाई में ए टी का क्यूब आ चुका है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर, डन। सर मुझे बी एच यू से बी एस सी करना है, तो मैं सिर्फ डोमेन की तैयारी करता हूँ, ओके। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बी एच यू से बी एस सी करना है तो आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस यही और कुछ नहीं है। तो यहाँ फंक्शन क्या रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब -9 के एक्स का स्क्वायर प्लस में 27 एक्स है प्लस 30 है, ये आर वर्धमान फलन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि के का क्या मान रहेगा जिस पर ये वर्धमान फलन रहेगा। ठीक है, के का क्या मान रहेगा जिस पर ये वर्धमान फलन रहेगा। ओके, डन। चलो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चा पार्टी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम की तैयारी तो हो ही है, साथ ही साथ आपके कॉलेज में सिलेक्शन कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। ये भी चीजें आगे की जर्नी रहेगी। और एक सही सी बात बता दूं, जिसका कहीं नहीं होगा ना, फिर भी मैं कहीं ना कहीं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, कहीं ना कहीं करवा दूंगा। ओके, लेकिन पहले तो वही सीयूटी के थ्रू एडमिशन लो, उसके बाद दिक्कत रहेगी तो देख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन करा देंगे बढ़िया जगह। एफ एक्स इक्वल टू में आपके पास है एक्स क्यूब माइनस में 9 के एक्स का स्क्वायर प्लस 27 एक्स है प्लस 30 है। इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, 3 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हम क्या देख पा रहे हैं, इसका 2 आगे जाएगा तो 9 18 के एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में 27 आपके सामने आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, इसने कहा है वर्धमान फलन है। ठीक है, ये वर्धमान फलन है, तो के का ऐसा क्या मान रखे जिस पर ये वर्धमान फलन आ जाएगा। ठीक है, अब ये वर्धमान फलन के लिए हम इसमें पहले तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6 के एक्स आ जाएगा और प्लस में 3 × 27 ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसके इक्वल टू में 0 रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्धमान फलन के का ऐसा क्या मान रखे जिस पर कि हाँ ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज है, इसको वैल्यूज को लेकर यूज करते हुए हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि इसमें से वैल्यूज में निकालता फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें से वैल्यू। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन इस प्रकार का ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन से यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर एक रखता हूँ, अगर मैं के की जगह पर एक रखता हूँ, तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab, यानी कि एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये बन जाएगा ये। ठीक है, कब, जब ये 1 रहेगा। के का मान यहाँ पर ये आ रहा है, 9 दूनी 18 आ गया, ये आ गया, वर्धमान फलन है। अच्छा, ये वर्धमान फलन है, ओके, इसने क्या रखा है, आर पर ये वर्धमान फलन है, वर्धमान सिद्ध नहीं करना, आर पर वर्धमान फलन है का मतलब ये है कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि के किस मान पर ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि अगर मैं यहाँ पर k का मान 1 रखता हूं तो आपका आंसर ये आएगा, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। 1 पर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। अगर मैं 1 की जगह पर कुछ और -1 रखता हूं, अगर मैं -1 रखता हूं, अगर मैंने यहाँ -1 रखा तो ये आपका आ जाएगा x प्लस में 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये भी आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। 1 और -1 दोनों पर ये ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी इसके जो फैक्टर्स से दिख रहे हैं 1 और -1 पर ही दिख रहे हैं। अब मैं इसमें वैल्यूज रखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। अगर मैं 1 से बड़ी संख्या रख दूं, 1 से बड़ी संख्या नहीं कि मैं 2 रख दूं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 रख दिया जाए तो क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर है, माइनस में 6x है, 6 के साथ 2 रखोगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, और प्लस में 9 आपके पास चल रहा है। भाई ये आपके पास चल रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 12 है। ठीक है। और 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। तो 6 का स्क्वायर जोड़ना है और 6 का स्क्वायर ही घटाना है। प्लस में 9 है। ये जो प्रॉपर पूरी चीजें देखने को मिल रही है, ये क्या दिख रही है? तो ये a माइनस में 6 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पर -36 प्लस 9, यानी कि 36 और 9 होता है -27 होता है। अब देखो जब ये 0 हुआ तो ये नेगेटिव आएगा, यानी कि हरासमान हो जाएगा। यानी कि आप अगर k का मान 2, k से बड़ी वैल्यू रखते हो तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो k से बड़ा आप नहीं जा सकते, k से बड़ा कहीं पर दे रहा है, तो यहाँ पर इसने कहा है k 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ किसके में, तो बड़े वाले तो ये गलत हो गया, तो अब इसमें कहीं पर भी k से बड़ा नहीं है। अब इसके अंदर में देखना है 0 और 1 के बीच में चल रहा है कि नहीं। अब 0 और 1 के बीच में की बात की है, तो अगर मैं 1/2 रखता हूं तो क्या होगा? तो अगर 1/2 रख के जाए तो क्या रहने वाला है? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं आपके सामने एक ऑप्शन अभी एलिमिनेट हुआ है, और बाकी दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए एक्स स्क्वायर माइनस में 6kx है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस में 3k का होल स्क्वायर आएगा, माइनस में 3k का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस में 9 आपको देखने को मिल रहा है। ये आपके पास दिख रहा है क्या भाई? ये आपके पास दिख रहा है एक्स माइनस में 3k का होल स्क्वायर, माइनस में 9k का स्क्वायर, और प्लस में 9 आपको देखने को मिल रहा है। भाई ये चीज मैंने इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, अगर मैं 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू रखता हूँ, जैसे 0.5 रखता हूँ, अगर मैंने 0.5 यहाँ पर रखा, ठीक है, तो 0.5 रखते ही आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी चीज डिपेंड करी इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ 0.5 रखता हूँ तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25 होता है। इसको इससे गुना करेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है। लेकिन वो भी 9 से छोटी वैल्यू होगा। ठीक है। तो उसको 9 से छोटा रहेगा क्योंकि 0.25 से मल्टीप्लाई करो, उसको अगर 9 में प्लस करोगे तो ये आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। कब? जब आप x की वैल्यू ले रहे हो 0 और 1 के बीच में ले रहे हो। अगर आप -1 और 0 के बीच में वैल्यू लेते हो तो भी आपके पास ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि आप k का मान अगर कभी भी वैल्यू रख लेते हो 0 से 1 के बीच में, तो वो हमेशा k की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और उसको अगर 9 से गुना किया जाए तो 1 से छोटी संख्या को अगर 9 से गुना करते हैं, वो 9 को भी छोटा कर देता है। यानी एक छोटा नेगेटिव है और ये बड़ा नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है, अर्थात इन दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये सोचने की बात बहुत बड़ी होगी। ठीक है। यहाँ पर समझाने के लिए कहा जाए बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर आपको इसका ये लॉजिक सीधे सीधे पता होता तो आप डायरेक्टली तुरंत ही इसको सॉल्व कर दोगे। यानी कि जब आपके सामने ये क्वेश्चन दिखा था, आपने ये किया, इसके बाद सीधे आपने ये फैक्टराइज किया। अब आपको जस्ट इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है कि ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं, अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है, देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। -9k² और प्लस में 9, अगर ये 0 से बड़ा होता है तब वर्धमान होगा, अगर ये 0 से छोटा होता है तो ह्रासमान होगा। अब ये 0 से छोटा कब होगा? जब 0 से बड़ा कब होगा? ये तब होगा जब ये वाली वैल्यू छोटी हो और ये वाली बड़ी हो। और ये वाली वैल्यू छोटी तब होगी जब आपके पास ये k का मान, जैसे यहीं से निकाल लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं भाई, ये 0 से बड़ा कब होता है तो इसको उधर भेजोगे तो ये 9 ग्रेटर देन इक्वल टू में 9k का स्क्वायर आएगा, और 9 से 9 ये कट चुका है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो k का स्क्वायर इक्वल टू में 1 दिख रहा है, और यहाँ से k की वैल्यू जो आपको दिख रही है वो -1 और +1 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यानी कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये k की वैल्यू जो दिख रही है वो आपके -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी, इसके बीच में ही लाई करेगा। यहां से ये निकल रहा है, यानी इसी के बीच के नंबर्स पर ये वाला जो है ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है, 0 से ग्रेटर देन दे रहा है, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ए ऑप्शन पर टिक कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डन।
सर 12 आवर का लेक्चर देख लेंगे तो काम बन जाएगा? बेटा एक बार जरूर देखना उसे, ठीक है, एक बार जरूर देख लेना उसे। हम्म। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 है और एक्स वाई का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है, क्या रहने वाला है? ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है क्या रहने वाला है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, अभी भी मैं कहूंगा कि 30 क्वेश्चन तक आपके इजी फॉर्मेट में रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट, 30 में नहीं कहूंगा, 20 से 25 इजी रहेंगे। उसके बाद 15-20 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपके मॉडरेट रहेंगे और 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहने ही रहने हैं। ठीक है, रहने ही रहने हैं, हमेशा रहते हैं हर किसी के। तो 40 से ऊपर वाले जितने क्वेश्चन रहेंगे, यानी 40 जरूरी नहीं नंबरिंग में 40 से ऊपर, टोटल क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको मुश्किल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। यहां से अगर मैं देखता हूं y की वैल्यू निकाली जाए और उसमें रख दे, y की वैल्यू आती है 8 माइनस में x आती है, इसको उठाकर आप यहां रख दोगे तो फंक्शन के अंदर आपके पास क्या देखने को मिल रहा है? तो यहां पर x है और y की जगह पर 8 माइनस एक्स आपके सामने आ गया। इसको हमें क्या करना है? अधिकतम करके ज्ञात करना है क्या रहने वाला है, कहां पर ये अधिकतम रहेगा, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। हाँ भाई, 12 बजे मेरा पेपर खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो बताइए फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है इसका। एक्स प्लस वाई इतना है, ये आपको दे रखा है, इसका अधिकतम मान क्या रहेगा? इसका अधिकतम मान क्या रहेगा? साक्षी बेटा, क्या चाहते हो, ब्लॉक कर दूं आपको? ये कंफर्म पता है मुझे, लड़का ही है, लड़की नहीं हो सकती है, लड़का ही है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको गुणा कर लेते हैं अंदर, तो ये 8x माइनस में एक्स का स्क्वायर है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो ये 8 माइनस में 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, ये 4 आ चुकी है। अब इसमें अधिकतम को चेक करना है तो आप इसका डबल डेरिवेटिव जब करते हो, तो डबल डेरिवेटिव पर आप देख पा रहे हो, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये -2 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है, यानी कि आपका ये 4 जो पॉइंट निकला था वो एक अधिकतम वैल्यू है, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद इस 4 को उठाकर आप इस फंक्शन की यहाँ पर रख दोगे, इसके अंदर रख दो, इसमें अधिकतम मान पूछा है, तो इसके अंदर आप x का मान 4 रख दोगे, तो यहाँ पर फंक्शन में जब आप 4 रखते हो तो ये आ जाएगा भाई 4 और ये 8 - 4, यानी कि 4 × 16, ये 16 आपके सामने आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्या भाई? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डन। सर सीयूटी एग्जाम में जीएटी एंड इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड आया था, शिफ्ट 2 में। अच्छा, ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि मुझे मेरे पास, अच्छे अच्छे अच्छे, भाई इसमें ये कह रहे हैं कि जीएटी का पेपर बहुत हार्ड आया था, ओहो, क्या बात है। कुछ लेवल तो बढ़ रहे हैं, लेवल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स में बदलाव भी, चेंजेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे कि बच्चों के कमेंट के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले के पेपर में बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे और अब के पेपर में बहुत डिफिकल्टीज पे जा रहा है, यानी कि मुद्दा ऐसा है कि वहां पर मार्क्स में बहुत वेरिएशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा काम करेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सूची 1 से 2 का मिलान करना है। अब आपको इंटीग्रेशन ये आपको दे रखा है, इससे आपको मैच करना है। ऐसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस कई सारे हर पेपर में पूछे जा रहे हैं और आपको बिल्कुल आने चाहिए। फटाफट बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, हेलो सर जी, बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए बीटेक के लिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, या फिर हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा। बाकी इस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन पर जाओगे तो वहां पर आप वीडियो में जाकर पूरी डिटेल समझ सकते हो कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, सारी चीजें वहां पर मैंने बता रखी है। सर हमारी चैट पढ़ लीजिए, पढ़ लिया भाई आपकी चैट। साइन टू एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो ये साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा लेकिन माइनस में कॉस टू एक्स होगा, और टू लिखा हुआ है, ये टू बटे में आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा इसके अंदर, साइन का कॉस टू एक्स आ रहा है और ये टू है जो बटे में आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ए वाला सेकंड पर जा रहा है, ए वाला सेकंड पर देखो इन दोनों पे है, यानी इसका मतलब मैं इन दोनों को पहले ही काट दूंगा। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो बाकी दो ऑप्शन अपने काट दिए, आपके पास अब बहुत बढ़िया वैरायटी मिल गई है, आराम से सॉल्व हो सकता है। इसके बाद सिंपल सी बात, जो सबसे सिंपल दिख रहा है, जैसे साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इसको उठा के इधर भेज दिया, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सी वाला फर्स्ट पर जा रहा है, सी वाला फर्स्ट पर ये है, ये नहीं है, तो इसको आपने काट दिया।
और ये आ चुका है, नहीं इससे आपका ये करेक्ट होता है। बाकी को मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका मात्र इसी सी वाले ऑप्शन से ही करेक्ट हो गया। ठीक है। वैसे अगर आप शुरू में ही अगर ऐसा सोचते कि सर मुझे सबसे आसान क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा ही था। साइन का अगर इंटीग्रेशन करते माइनस कॉस आ रहा है, आप सी को थर्ड पर लेके जाते, तो सी को थर्ड पर, सी को फर्स्ट पर लेके जाते, तो वो यहीं पर है। अब यही सही होता, बाकी सारे काट देते आप, तो इसी एक ऑप्शन से ही आपके सारे एलिमिनेट हो जाते हैं और बढ़िया सा आंसर तुरंत आ जाता है। ठीक है। सर फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। मैं फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ा हूँ। ओहो, द इम्पोर्टेंट फिजिक्स का मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? फिजिक्स का तो भाई फिजिक्स वाले सर ही बताएंगे, या फिर आप पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, वहां पर दिख जाएगा आपको। यहाँ पर इंटीग्रेशन ये वाला, ये जैसे कि कल बच्चे ने भी क्वेश्चन भेजा हुआ था कि सर ये वाला क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया था, इंटीग्रेशन है दे रखा है 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है? जब आपके पास ऐसा कुछ दिया रहा है, तो इस कंडीशन में 0 से पाई बाई 2 है, यानी कि P4 लगेगा। P4 लगने का मतलब ये है कि आपके पास ये आई था, ये वाला जो था वो आई के बराबर था। अब इसी आई के अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ 0 से पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है, और ये आ जाएगा कॉस के साथ, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस में एक्स आ जाएगा। ठीक है। जिसे कि आप क्या कह सकते हो, इसे साइन कह सकते हो, मैं इसको सीधे साइन लिख दूंगा, सीधे साइन एक्स लिख दूंगा। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो ये 2i हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस का जोड़ेगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 0 से पाई बाई 2, और ये 1 आ चल रहा है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, जिससे कि आप लिमिट 0 से पाई बाई 2 कर दोगे। अपर लिमिट पुट किया तो पाई बाई 2, लोअर लिमिट किया 0। अब ये 2i बराबर पाई बाई 2 आया, तो i बराबर 2 नीचे जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। डन है। ठीक है। सर कल पीसीएम का पेपर है, बहुत बढ़िया। सर जी मैथमेटिक्स का जे डबल ई से सॉल्व कर लीजिए, कर ली। अच्छा, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, वाई स्क्वायर टू 4x है और x इक्वल टू 1 से 4 तक के बीच के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्या रहने वाला है? तो सिंपल सी बात है, इसने कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि प्रथम चतुर्थांश जैसा है। यानी कि अब आपके पास जो ये ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है। इसने कहा एक्स इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इक्वल टू 4 तक के बीच का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी बात, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकाल कर और 2 से आपने आपको गुणा कर देना है। ठीक है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं बहुत सारे। तो जीरो से आपके पास जीरो नहीं है, ये आपका क्या 1 से लेकर 4 तक जा रहे हो, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो 2√x है, dx है। इसको आपको समाकलित करना है और 2 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। सर जी मैथमेटिक्स का, सर जी आपसे पढ़ने में अलग ही मजा आता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा क्या मजा आ रहा है भाई तुम्हें? मजा ऐसा क्या आ रहा है? अवकल समीकरण आपको ये दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपसे कहा है कोटि और घात बताइए क्या रहने वाला है। तो बेटा कोटि और घात का योग क्या रहने वाला है, योग बोला है भाई, कि कोटि और घात का योग क्या रहने वाला है। इसकी कोटि क्या है, तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो 2 कोटि है। इसकी पावर कितनी है, तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 आएगा, यानी कि 3 आंसर करेक्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्या रखा है, पी ए इतना है, पी बी इतना है, यूनियन इंटरसेक्शन इतना है, ए बाई बी आपको ज्ञात करना है। तो पी ए बाई बी की अगर मैं बात करता हूं, तो उस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं, पी ए बाई बी आपके पास रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 1/10 ऊपर रहेगा, बटे में रहेगा पी बी, यानी कि 1/3 रहेगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 3/10 आपके सामने आ जाएगा। क्या भाई, 3/10 आपके सामने आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या भाई, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। डन है। ठीक है। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और इसने कहा है पी ए आपका 1/4 है, पी बी आपका 1/6 है, ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, ये आपको बताना है। क्या भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, जब ए और बी घटनाएं स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, वो आपका पी ए गुणे में पी बी होगा, यानी 1/4 गुणे में 1/6, यानी 1/6 × 6 = 24 आ जाएगा। ये हमें दिख रहा है सी ऑप्शन पर। ठीक है। सी ऑप्शन पर देखने को मिल रहा है। डन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला प्रश्न। ये आपको दिख रहा है, ये एलपीपी आपको दिख रहा है। इसने कहा हुआ है जेड का मान ये उद्देश्य फलन है, इसका न्यूनतम मान किस पर होगा, ये आपको बताना है। तो न्यूनतम मान अगर आपको निकालना है, तो आपको ये जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं, इसी 4 पॉइंट पर चेक करना है, इनके सारे पॉइंट पर मत चेक करना, इसी 4 पर चेक करना।
इसमें भी आप न्यूनतम मान में अगर जेड का मान आपको दिख रखा है कितना, ये 3x माइनस में 4y है, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 0 8 रखोगे तो 8 चौक 32 आएगा, और 5 0 रखोगे तो 5 तिया 15 आएगा, और इस पर रखोगे तो 4 तिया 12 और 40 यानी -28 आएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। प्रत्येक एलपीपी के कम से कम एक इष्टतम समाधान होता है। प्रत्येक एलपीपी का अद्वितीय हल होता है। यदि एक एलपीपी के दो इष्टतम समाधान है तो एलपीपी के अनंत हल होते हैं। यदि संभव क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तब एलपीपी का कोई हल नहीं होता, ये आपको बताना है। हाँ जी भाई, बताइए भाई, आंसर आंसर बताइए, क्या आंसर रहने वाला है इसका? कौन सा कथन इसका सत्य है? कौन सा कथन इसका सत्य है, बताइए। 18 मई का पेपर बहुत ही हार्ड था बेटा, मुझे व्हाट्सअप तो करो कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। व्हाट्सअप भी करोगे तब ना पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? सर क्वेश्चन 60 में 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, उसमें प्रथम चतुर्थांश दिया हुआ था क्या? देखो बेटा, 60 की हम बात करें, अच्छा एक्स अक्ष परिबद्ध क्या रखा है, इसने एक्स अक्ष परिबद्ध क्या रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई मत करनी। ठीक है, एक्स अक्ष परिबद्ध क्या रखा है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्येक एलपीपी में कम से कम एक इष्टतम समाधान होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत सारे हो सकते हैं। एलपीपी में का एक अद्वितीय हल होता है, जरूरी नहीं अद्वितीय रहे, कभी कभी नहीं भी होता। संभव क्षेत्र अगर अपरिबद्ध है, चौथे ऑप्शन की बात करें, संभव क्षेत्र अगर अपरिबद्ध है तो उसका कोई हल नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है। हल होता है, इसमें भी कभी कभी हल निकल जाते हैं, कभी कभी मोस्टली टाइम निकल जाते हैं। ये कह रहा है सी वाला ऑप्शन, यदि एक एलपीपी के दो इष्टतम मान समाधान है तो उसके एलपीपी के अनंत हल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उस रेखा के हर एक बिंदु पर हल आता है, यानी कि अनंत हल आपसे आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह पा रहे हैं सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। डन। सर मेरे दोस्त ने बताया था कि 11 का भी आया था भाई, 11 का क्या आया था भाई? सर कल मेरा पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पेपर है तो बढ़िया पेपर कर लेना। फलन आपसे क्या रखा है, रियल टू रियल, और यहाँ पर फंक्शन दे रखा है cos x है, ये क्या है, क्या ये एकांक है? एकांकी मतलब कि एकाक कहते हैं इसे, एकाक है। आच्छादक है, ना ही एकाक ना ही आच्छादक है, या एकाक आच्छादक दोनों है। रियल से रियल पर ये आपको बताना है, ये आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा, फटाफट बताइए आंसर क्या रहने वाला है। देखो बच्चा पार्टी, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा पेपर तो बहुत ईजी था। ठीक है, उनको ईजी लग गया, किसी को बहुत हार्ड लग गया, अब मैं किसका क्या समझूं, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। हम्म क्योंकि देखो डेफिनेशन भी अलग होती है। किसी ने सोच रखा था भाई नहीं मुझे 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, और उसके 45 ही हो पाए, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट फंस गए, बाकी 45 इजी था, हो गए। लेकिन उसको 5 फंस गए, उसके टारगेट तो 50 का था, तो उसके लिए वो पेपर बहुत डिफिकल्ट था। उसने कहा सर बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ गया, था नहीं कहाँ से दे दिया इन्होंने, 45 क्वेश्चन हो पाए। वहीं पर दूसरी बात, एक बच्चा सोच रहा था कि मैं कम से कम 35-40 क्वेश्चन कर ही लूँ, लेकिन उसने देखा पेपर तो वो 45 तक पहुंच गया, 5 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे सेम पेपर। तो उसने देखा, अरे यार मैं 35 सोच रहा था, 45 तक पहुंच गया, तो बहुत आसान पेपर आया है। सर ये तो बहुत ही आसान पेपर आया है, क्या कहें, बहुत ही आसान पेपर आया है। तो ये जो आसान की डेफिनेशन है और मुश्किल की डेफिनेशन है, वो थोड़ी बदल गई, क्योंकि पेपर दोनों का सेम था, दोनों की चाहतें अलग अलग थी, और चाहत के अनुसार एक पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया, एक पेपर बहुत आसान हो गया, ये ऐसी चीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही है बहुत बच्चों के साथ, कहना वही है, कोई कहता है बहुत डिफिकल्ट है, कोई आसान है, वो सब डिपेंड करता है कि आपकी चाहत कितनी है क्वेश्चन करने की। इसलिए मैं पूछता हूँ, आसान डिफिकल्ट तो बात की बात, क्वेश्चन कितने किए पहले ये बताओ तुम, क्वेश्चन कितने किए ये बताओ तुम। फंक्शन आपके पास एफ एक्स टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है कि फंक्शन कॉस एक्स की बात की जाए तो कॉस 0 पर ये 1 होता है और 2 पाई पर भी 1 होता है, दो अलग अलग वैल्यूज पर सेम आंसर देगा, यानी एक तो नहीं है। अच्छादक की बात करें तो इसने कहा रियल नंबर रखोगे तो रियल आएगा, तो नहीं, रियल कैसे आएगा, कॉस का जो आंसर आता है वो -1 से 1 के बीच में वैरी करता है, उससे 1 से ज्यादा या -1 से कम नहीं आता, यानी कि बाकी सारे नंबर छूट गए। ये ऑल रियल नंबर है, तो एक से बड़ा नंबर भी है, लेकिन इसमें एक से बड़ा नंबर तो आता ही नहीं कभी, इसलिए अच्छादक भी नहीं है, तो ना ही एकाकी ना ही अच्छादक, ये वाला करेक्ट है, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है,
सी ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे फंक्शन, सारे भी नहीं कहूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाए यानी कि साइन साइन है, कॉस है, ठीक है, कॉसेक है, सेक है, ये चारों फंक्शन जो आपके पास दिख रहे हैं ये ना ही एकाकी होते हैं ना ही अच्छादक होते हैं। ठीक है, एकाकी तो कोई सा ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, लेकिन ये वाले ना ही एकाकी ना ही अच्छादक होते हैं, चार जो मैंने बताए, टेन कॉट को छोड़कर, रियल से रियल पर ये एकाकी अच्छादक दोनों में कुछ भी नहीं होते। ठीक है, डन। फाइनली पेट भर गया कि भाई कितना कितनी देर से खाना खा रहे थे। ये क्वेश्चन कह रखा है आपसे कि साइन है, कॉस है, कॉट है, ये किससे मैच कर रहा है, यानी किसका मान क्या रहेगा ये आपको आंसर देना है। हाँ भाई, किसका मान क्या है ये आपको आंसर देना है। जैसे कि सिंपल सिंपल से को पकड़ते हैं, जैसे कि हमें पता है साइन 1/√2 पाई/4 पर होता है, तो ये सेकंड पर जाएगा, तो ए वाला सेकंड पर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर से एलिमिनेशन करोगे तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी वाला। बी वाले की बात की तो कॉस वाला 1/2 आ रहा है, कॉस 1/2 कब होता है, तो कॉस 1/2 60 पर होता है, यानी कि ये इस पर जाएगा, बी वाला फर्स्ट पर जाएगा, तो बी वाला फर्स्ट पर ही है, ये वाला गलत हो गया, यानी कि ए, बी वाला फर्स्ट पर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ए वाला तो गलत हो गया है। तो बस बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। वैसे आप अगर चेक करना चाहोगे तो इसके लिए क्या आएगा, तो ये आपके पास जो देखने को मिल रहा है ये आएगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स 1/√3, यानी कि वो पाई/3 के तौर पर चलेगा, और ये आपका इस पर चल जाएगा। इसकी बात करी जाए तो ये आपको कॉस की 30 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। बाकी इन दोनों को करने की जरूरत पड़ी नहीं थी, इन दोनों से हमारा आंसर आ गया था। मोस्टली ऐसा आ जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी आता है। जैसे कि इस बार बच्चों ने कहा कि सर चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ रहे थे, एक से काम नहीं चल रहा था, दो से काम नहीं चल रहा था। यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, यदि आपके पास टू आपको दे रखा है और 130 x है, y0 12 ये दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान बताइए क्या रहने वाला है, x प्लस वाई का मान बताइए क्या रहने वाला है। हाँ जी भाई, आंसर दीजिए। लेकिन आगे आईआईटी का प्रिपरेशन, बेटा मैं बहुत कुछ करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर अब मेरे पास बिल्कुल फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहले मुझे कहा गया था कि सिर्फ बच्चा सिर्फ सर आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करानी है, वो भी हिंदी मीडियम में करानी है बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेके आऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड लेके आऊंगा, क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, ये भी चीज करूंगा। दूसरी बात, सिर्फ सीयूटी नहीं रहने वाला, क्योंकि सीयूटी के साथ मुद्दा कुछ ऐसा होता है कि बहुत बच्चे जो है वो सिर्फ सीयूटी की प्रिपरेशन करते हैं और सीयूटी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन वह अगर वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका सीयूटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एनडीए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, यानी जेई की प्रिपरेशन करते हो, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करते हो, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हर एक फील्ड के लिए आप मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हो, बेहतरीन यूज कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन भी करवाऊँ। ठीक है, वहां पर भी बहुत दिन से मेरे को रोका हुआ था, नो 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 नो, तो भैया अब उसको भी एकदम डिटेल में करवाने वाला हूँ। चीजें करवाऊंगा, बेहतरीन करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसने कहा है सर ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, मैच कर लेते हैं भाई। सी वाला जो चल रहा है वो चौथे पर है, सी वाला चौथे पर है, डी वाला थर्ड पर, सही तो ऑप्शन है भाई, अपनी ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा, इसमें ऑप्शन रॉन्ग है क्या, इसको भी देख लेते हैं। दो को जब अंदर मैंने गुना किया तो ये आ जाएगा दो, तीन, दो से गुना करोगे तो 2x आएगा, ये 2x प्लस में टू, 2x प्लस में टू, क्योंकि ये 2x आएगा दो से गुना करने पर, और ये 2 है, 2x प्लस में 2 बराबर में 8 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, ये 6 जाएगा और 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ चुका है। y की बात करते हैं तो दो एकम दो आ रहा है, दो प्लस में y बराबर 5 है, दो प्लस में y बराबर में 5 है, तो यहाँ से y का मान कितना आ चुका है, तो y के मान की बात करें तो ये 3 आ चुका है, और x और y जोड़ोगे 3 3 तो 6 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होता है भाई, आ तो रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बिल्कुल सही बात है, ए फॉर एप्पल आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं ए इक्वल टू क्या है, तो ये आपके पास चल रहा है 2 है, -3 और 4 है। बी आपको दिख रहा है 3 2 2 दे रखा है, एक्स आपको दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है, और वाई आपका 2 3 4 दिख रहा है। ठीक है, अब इसने कहा हुआ है कि ए बी प्लस में एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना है, क्या रहेगा। तो पहले आप ए को बी से गुणा करोगे, तो ए बी को जब गुणा करते हो तो ए बी कितना आएगा, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो ये आपके सामने आ जाएगा क्या भाई, दो तिया 6 आ रहा है, और 3 दूनी 6 आ रहा है, और 4 दूनी 8 आ रहा है, यानी कि ये आपके पास टोटल 8 ही बचा हुआ है। वहीं पर जब मैं एक्स और वाई को गुणा करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, इसको इससे गुणा होगा तो एक दूनी दो आएगा, दो तिया 6 आएगा, तीन चौक 12 आएगा, ये आपके पास 20 आ रहा है। कहा इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा।
28 मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन क्या रखा है, जब आपके पास ए और गुने ये बराबर में ये दे रखा है, तो ए किसके बराबर होगा? भाई ए को जब मैं गुणा करता हूं इससे, तो ये इसके बराबर आ रहा है, तो ए का मान क्या रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ए का मान क्या रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको इसको जल्दी सॉल्व करना है, कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए क्या चीजें हैं, आप इसमें ऑप्शन के साथ खेलोगे। अगर आप इसको उठाकर यहाँ पर रखते हो, 1012 को उठाकर यहाँ पर रखते हो, ठीक है, अगर 1012 को यहाँ पर रखते हो, तो अगर मैं इसको इससे गुना करता हूँ यहाँ पर, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुना होगा, तो ये एक जीरो को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? एक जीरो को जब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो एक एक कम एक आएगा, चार जीरो, यानी पहला नंबर एक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक है नहीं, इसलिए आप इसको तो पहले काट दो, ये नहीं होगा। सेकंड बी ऑप्शन, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करोगे, तो एक को एक से करोगे, जीरो को चार से करोगे, तो ये एक ही आ रहा है, लेकिन इक्वल टू में एक नहीं दिख रहा है, तो ये भी काट दो। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं, इस वाले को इससे गुना करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करोगे तो एक एकम एक आ रहा है और चार दूनी आठ आ रहा है माइनस का, तो एक में से आठ गया तो माइनस सात बचेगा, यानी कि इस पे हम अटके हैं, शुरू के दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है, वन माइनस टू है तो ये भी बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर सही आ रहा है पहले वाला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो ये वाले की बात करते हैं, ये दूसरा वाला जो है, दूसरी पंक्ति को अगर मैं पहले स्तंभ से गुना करूं तो क्या होगा? तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करूं तो एक एकम एक आएगा और चार दूनी आठ आएगा, आठ एक नौ, नौ होता है, यानी इसको अगर मैं इससे गुना करता हूं तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो ये नौ आ रहा है, नौ यहाँ पर नहीं है तो इसको काट दो। इसको चेक करते हैं हम, इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुना करेंगे तो दो एकम दो आएगा, चार जीरो जीरो आएगा, दो ही आ रहा है, दो ही यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, फिर जाकर ये आंसर आएगा, नहीं तो ये आपका दिमाग खराब कर देगा। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 71, यदि ए बराबर में दो एक एक तीन आपके पास दिख रहा है, तब आव्यूह ए स्क्वायर माइनस टू ए आपके पास है, क्या भाई? ए स्क्वायर माइनस टू ए का सारणिक आपको ज्ञात करना है, क्या रहेगा भाई? क्या ए स्क्वायर माइनस टू ए का सारणिक आपको ज्ञात करना है, क्या रहेगा? तो पहला काम आप इसका ए स्क्वायर करोगे, अगर आप ए स्क्वायर करते हो तो क्या देखने को मिलेगा? तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं दो एक एक तीन आपको दिख रहा है और ये दो एक एक तीन दिख रहा है, इसको आप गुणा करिए फटाफट से, तो हम देख पा रहे हैं पहली पंक्ति पहले से दो दूनी चार और एक पांच आ रहा है, दो एकम दो और एक तीन पांच आ रहा है, इसको करेंगे तो एक दूनी दो और तीन पांच आ रहा है, इसको क्या तो एक और नौ दस आ जाएगा भाई, ये चीज आपके सामने आ गया, ए स्क्वायर माइनस में टू ए अगर आपके पास है, टू ए करोगे तो दो दूनी चार आएगा, दो आएगा, दो आएगा और छह आएगा, ये आ चुका है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो पांच में से चार गया तो ये आपके पास बचेगा एक, पांच में से दो गया तो ये बचेगा तीन, और ये पांच में से दो जाएगा तो बचेगा तीन, और 10 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा चार। भाई ये आप सभी के सामने आ चुका है, एक तीन तीन चार आपके सामने आ चुका है, जो कि हमें अभी तो देखने को मिल गया ये एक आव्यूह, लेकिन इस आव्यूह का इसने सारणिक बोला है। अगर आप इसका सारणिक निकालते हो तो चार एकम चार आएगा, माइनस में तीन तिया नौ आएगा, यानी कि माइनस पांच आपके पास देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो सारणिक है ये पॉजिटिव में आपके पास आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव है नहीं, तो पॉजिटिव में ही यहाँ पर माइनस लगाओ और ये वाला सही है, ये बिल्कुल ठीक होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके। सर फूड टेक्नोलॉजी में कितनी प्लेसमेंट लगती है? बेटा ठीक ठाक लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप कितने अच्छे से वो करोगे उस पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ पास हो रहे हो तो मुश्किल ही है भाई, ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो बीटेक का चक्कर यही है, आप बीटेक कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, तो अगर आपने उस इंजीनियरिंग अच्छे से करी है, यानी कि आपने बहुत बढ़िया से पढ़ के किया है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह से काम चलाओ बस पास हो गए हो, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, बीटेक का ये रहता है। जैसे कि आपने 12वीं को ही देख लो, आपने 12वीं बस काम चलाओ पास कर ली, तो क्या आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? तो ना ना ना। आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, तब उसके बाद जैसे सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, तब होगा सिलेक्शन। 12वीं पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइंस से आपने किया तो क्या हो गया, सिर्फ पास होने से कोई मतलब नहीं। आप एंट्रेंस निकाल पा रहे हो, यानी 12वीं को अगर आपने ढंग से पढ़ा है, तभी आपका सिलेक्शन कहीं हो पाएगा। वैसे ही आपका बीटेक का भी रहने वाला है, बीटेक अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ही आगे कर पाओगे, नहीं तो काम चलाओ करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बस कि भाई नाम नाम का बीटेक हो जाए, कोई फायदा नहीं है। फिर ये है कि आपकी बहुत तगड़ी जान पहचान है, ठीक है भाई, किसी कंपनी में बहुत तगड़ी जान पहचान है तो भाई अपना आपका भाई बंधु कोई लगवा देगा वहां पर, तो अलग बात है। लेकिन वैसे आप क्लियर क्लियर कर पाओ ये मुश्किल हो जाता है, कि कोई इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओ, नहीं कर ही नहीं पाओ क्रैक।
इसलिए उसके लिए आपको आपका इंजीनियरिंग बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 - 3 लैम्डा -1 0 4 सम देखी है, तो उस कंडीशन में लैम्डा का मान क्या होगा? तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपके पास 2 - 3 है, लैम्डा और -1 है, और 0 और 4 है, 1 1 1 है। ये बराबर में 0 रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि संदेखीय है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उस कंडीशन में पहला मैंने 2 लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग ये और ये जाएगा तो ये बचेगा -1 और -4 यानी -5 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा माइनस में -3 यानी +3 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये और ये गायब होता है, ये आएगा लैम्डा -0 यानी कि सिर्फ लैम्डा आ चुका है, फिर प्लस में। इसकी बात करते हैं, ये और ये गायब होता है, फिर 4 लैम्डा -0, 4 लैम्डा -0 यानी 4 लैम्डा आएगा बस, और इक्वल टू में कितना आ रहा है? तो 0 आ रहा है। यहाँ 4 3 7 लैम्डा है, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 10/7 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 10/7 आ रही है, और 10/7 यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। क्या भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके। फटाफट बताओ, यस सर, बिल्कुल क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के सामने दिया हुआ ए आव्यूह दे रखा है 1 2 0 3 5 -1 4 7 8। इसके अकॉर्डिंग आपसे क्या रखा है? ये कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, तो ये आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि हम बात करते हैं M11 की बात करें तो ये और ये गायब होता है, 8 × 5 = 40 में से 7 गया माइनस का +47, यानी ये बिल्कुल सही है। M12 की अगर मैं बात करता हूँ, 1 2 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये 8 या 24 में से 4 गया, मतलब +4 यानी 28 आएगा, बिल्कुल सही है। M13 की अगर बात की जाए, 13 की बात करें, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 7 या 21 में से 20 गया, 21 में से 20 गया, एक बचेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। C12 की बात की जाए, C12 क्या होता है? तो इसी के साथ 1 2 एक विषम संख्या, 1 और 2 मिलकर 3 होता है विषम संख्या, तो इसका चिन्ह बदलेगा, जो कि बदला नहीं है, गलत हो गया। C13 एक सम संख्या होता है, 1 और 3 मिलकर 4 दशम संख्या, तो ये M13 के बिल्कुल बराबर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी डी नहीं है, बाकी सब सही है। तो ए बी सी और ई आएगा, ए बी सी और ई आएगा, ए बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये आ चुका है। हाँ जी, बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कर लेना, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो नाव में सवार रहो और फिर भैया तुम्हारी नैया डूब जाए। अगर आपको लगता है दो नाव में, पता है सवार तब हुआ जाता है जब आपको ऐसा लगे कि मैं बीटेक कर रहा हूँ और मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, और मुझे ज़्यादा कोई मतलब आराम से पढ़ जा रहा हूँ, तो मैं ठीक है, मुझे ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, मेरा मोस्टली टाइम तो खाली बचा रहता है। जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो आराम से पढ़ता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाता है, और मोस्टली टाइम मेरा खाली पड़ा रहता है। तो उस खाली टाइम का क्या किया जाए, तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूँ, तो उनके लिए बेनिफिट है। अब एक ये है कि स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया वही समझ में नहीं आ रहा है, घर आके रिवाइज किया तो भी समझ में कम आया, फिर अगली बार दोबारा रिवाइज किया, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तब जाकर वो समझ में आ पा रहा है, फिर भी वो आधा अधूरा समझ में आ पा रहा है, पढ़ना भी पास होना भी मुश्किल हो पा रहा है, ठीक है, या किसी तरह से पास हो पा रहे हैं। अब सोचो कि नहीं यूपीएससी भी करें, तो भैया ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, तो ये बात का ध्यान रखना, वो टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर, जिनमें उतनी क्षमता होती है, उतना उन्होंने पहले से पढ़ रखा होता है, पहले से उनका दिमाग बिल्कुल साफ होता है, और दिमाग साफ तभी होगा जब आपने पहले से पढ़ाई की होगी। और अगर बाद में पढ़ना आपने शुरू किया है, जैसे 12वीं के बाद दिमाग खुला रहा यार पढ़ना चाहिए, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और दिमाग साफ होने में कम से कम साल भर टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप पहले एक पर फोकस करें तभी दूसरे पर जाएं, नहीं तो दोनों में से दोनों जगह नैया डूब जाएगी। x = 2 पर फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, फंक्शन संतत है, तब आपसे क्या रखा, ए का मान क्या रहेगा? ठीक है, फंक्शन संतत है तो बताना ए का मान क्या रहेगा। तो यहां पर की हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको दे रखा है लिमिट x → 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव पर जाएंगे तो ये आएगा, जो कि आएगा ax+ में 5 आ रहा है, और लिमिट x → 2 पॉजिटिव, जो कि आपके पास कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव, मतलब ये आएगा x - 1 आ जाएगा। इस नेगेटिव वाले में 2 को मैं जब उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तो ये आएगा भाई 2a + 5, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 - 1 आ रहा है, यहाँ पे 2a है, और ये 5 इधर जाकर 4 हो जाएगा माइनस का, a की वैल्यू -2 हो जाएगी, यानी a की वैल्यू जब -2 है तब ये फंक्शन संतत हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। डन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या रहने वाला है भाई। ये कह रहा है dy/dx(tan−1 + cos x है प्लस बटे में sin x है, इसका मान क्या रहेगा? अब देखो, इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करने लगे तो भैया हालत खराब हो जाएगी, इसलिए एक बच्चे ने कहा था फोन करके कि सर बच्चों को ये जरूर कहना कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद रखें।
और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में ये वाले फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं जो इसमें लग रहे हैं। भाई क्वेश्चन कह रहा है डी बाई डी एक्स है और यहाँ पर टेन इनवर्स है, ठीक है। इस वन प्लस कॉस एक्स की बात की जाए तो वन प्लस कॉस एक्स की बात की जाए तो ये आपका कितना होता है, तो वन प्लस कॉस एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रहेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू रहेगा। नीचे की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर साइन की, तो साइन का क्या होता है, तो टू साइन एक्स बाई टू और ये कॉस एक्स बाई टू होता है। भाई ये हो जाता है, दो से दो कट गया और कॉस से स्क्वायर कट गया। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। ये कॉट होता है तो डी बाई डी एक्स आपके पास है और यहाँ पर आपके पास टेन इनवर्स है और यहाँ पर आपके पास दिख रहा है कॉट एक्स बाई टू है। ये आ चुका है। अब कॉट को आप लिख सकते हो क्या भाई, 90 माइनस थीटा के साथ 10 लिख सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो 10 90 माइनस में थीटा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कॉट एक्स बाई टू को 10 90 माइनस एक्स बाई टू लिखा है जाता है। 10 से 10 खत्म हो गया, बचा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू बचा है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि आपका जब 10 से 10 खत्म हो चुका है तो ये बचा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका तो जीरो होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का होगा कितना, तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा। तो ये माइनस वन बाई टू आ रहा है जो कि ए ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। डन है, ठीक है। वन बाई टू, हाँ माइनस वन बाई टू आंसर है इसका। अच्छा, ये टेलीग्राम ग्रुप है बच्चा पार्टी, सभी के सभी इसमें इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ वगैरह है सब यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब यहीं पर देखने को मिलेंगे, सारे अपडेट्स यहीं पर देखने को मिलेंगे। और ये 2027 वाला, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि 2027 का सीयूटी वाला मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैथ्स ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में लेकर आ रहा हूँ, पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ ये सारे टीचर्स जो हैं वो इकट्ठे कर पाऊँ, ठीक है। और बहुतों से बातचीत हो भी गई है, ठीक है। और फाइनली बस उनको वो ऑन बोर्ड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल देखने को मिल जाएगी आपको कि इस 2027 की बेस्ट प्रिपरेशन होने वाली है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने शेयर कर देना कि वो भी इसमें जुड़ पाएँ और पढ़ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। और ये सीयूटी का है, इसके साथ-साथ मैं और भी बहुत सी चीज़ें लॉन्च करने वाला हूँ, खासकर मैथमेटिक्स में। कम से कम जेईई का ज़रूर लॉन्च करूँगा, जेईई हो गया, एनडीए हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। बस सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ओके। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ये एक्स माइनस टू पर असंतत है, क्या है क्या नहीं है ये आप लोग बताओगे, फटाफट बताइए, बताइए क्या रहने वाला है। हम्म, बताइए भाई क्या आंसर रहने वाला है इसका। सर जी, पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, समय कम पड़ जा रहा है। बेटा ये दुख मैथ वालों के साथ है, लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा, अच्छी बात ये है कि ये दुख सबके साथ है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आपके लिए लेंदी है तो दूसरे आपके साथ वाले के लिए भी लेंदी था ना, सबके लिए लेंदी था। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका पेपर ज़्यादा मुश्किल आया है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स की वैल्यू माइनस टू पर ये संतत असंतत है कि नहीं, ये क्या चीज़ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि आपके पास जो बहुपदीय फलन होता है वो हमेशा संतत होता है, हमेशा हर वास्तविक मान पर। तो ये असंतत है, ये गलत बात है। इसने कहा है तीन पर ये संतत है, तो हाँ जी तीन पर ये संतत है क्योंकि बहुपदीय फलन है, संतत होगा ये। पांच पर ये संतत है क्या, तो बेटा पांच पर ये जीरो हो जाएगा, लेकिन संतत तो है ये, संतत तो रहेगा। माइनस तीन को यहाँ पर रखे तो ये भी संतत रहेगा। यानी कि आप सिर्फ देख पा रहे हो एक ऑप्शन ए को नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी डी है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। डन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई एक्स आपको देखने को मिल रहा है, इसका आपको डेरिवेटिव करते हो तो क्या डेरिवेटिव रहेगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई एक्स है, इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो उस कंडीशन में आपको लॉग लगाना पड़ेगा। भाई लॉग कैसे लगाना पड़ेगा, जैसे कि y के इक्वल टू में आपको दिया हुआ है एक्स की पावर वन बाई एक्स है।
आप दोनों तरफ लॉग लगाते हो, यहाँ भी लॉग लगा दिया, यहाँ भी लॉग लगा दिया। लॉग लगाते ही आपके पास ये लॉग वाई दिख रहा है, और यहाँ पर एक्स लॉग है, और एक्स की पावर 1/x जो कि आगे आएगा, तो ये 1/x हो जाएगा। अब इसको आप डेरिवेटिव करते हो, तो ये आएगा 1/y और dy/dx आएगा। यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो भाग रूल लगेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/x, नीचे वाला एज इट इज माइनस में, नीचे का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाला एज इट इज, और बटे में क्या है, नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये आपके पास दिख रहा है, एक्स से एक्स को काट दिया हमने, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास फाइनली dy/dx का जो मान देखने को मिल रहा है, ये y इधर आ चुका है, ये y नीचे का उठकर इधर आ जाएगा, और यहाँ बचा है 1 माइनस में लॉग एक्स, 1 माइनस में लॉग एक्स है, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, 1 माइनस लॉग एक्स से ये आ चुका है। y के मान क्या है, y के मान की, अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर भी है, नीचे एक्स स्क्वायर भी है इसकी। y के मान की बात करें तो y का मान ऑलरेडी था हमारे पास, क्या y का मान हमने माना हुआ था x की पावर 1/x, तो इस y की जगह पर आप यहाँ पर लिखोगे x की पावर 1/x लिखोगे। अब इसको अगर मैं मैच करना शुरू करूँ, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स की पावर 1/x, 1 माइनस लॉग एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, डन एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 10 मिनट पीछे चल रहा हूँ, ओह चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पर वह बिंदु जिस पर कोटि व भुज के परिवर्तन की दर समान है। भाई कोटि और भुज के परिवर्तन की दर समान है, ये आपको बताना है। देखो कोटि और भुज, कोटि की बात की जाए और भुज की बात, कोटि मतलब y हो गया, भुज मतलब x हो गया, इसके परिवर्तन की दर, यानी कि आप इसके अंदर क्या देखने वाले हो, आपको पता है dy/dx जो है, dy इक्वल टू dx है, क्योंकि इसने बोला कोटि और भुज के परिवर्तन की दर समान है, यानी कि आप इसको करोगे, dx को नीचे लाओगे, तो dy/dx जो है वो आपका 1 होगा, ये आपको पता है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 2y और dy/dx आएगा, इक्वल टू में कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये आपका 8 आ चुका है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो आप इसकी जगह 1 रखोगे, तो 2y बराबर में 8 आएगा, और यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू अगर आपके पास 4 आ चुकी है, तो इस 4 को यहाँ पर रखोगे, तो ये आएगा 4 चौक 16 बराबर में 8x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। x 2 है और y 4 है, 2 और 4 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो 2 और 4 आपको सी ऑप्शन पर देखने को मिल रहा है, तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके। हाँ जी भाई, बिल्कुल ओके है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला प्रश्न ये क्या रहने वाला है। एक वस्तु की एक्स इकाई के उत्पादन से संबंधित कुछ लागत, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, ये लागत फलन आपको दिख रहा है, जब 4 इकाई उत्पादन किया गया तब सीमांत लागत क्या होगा, इसका ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉस्ट फंक्शन है, और अब आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट ये निकालना है, जो कि होता है इसका डेरिवेटिव एक्स। इसके अंदर आपसे कहा गया है जब 4 है तब बताइए, यानी सी का डेरिवेटिव उसमें 4 रख के फिर आंसर बताइए क्या रहेगा। तो आप जब सी का डेरिवेटिव करते हो, तो ये क्या आएगा, 3 आगे आएगा, तो 3 आते आएगा 0.015 आएगा, ये 3 आगे 3 आते गुना हो जाएगा तो इतना ही आएगा, और ये एक्स का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 2 आगे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 0.04 रहेगा, और प्लस में और ये एक्स आ जाएगा, अब प्लस में 30 आपके सामने आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें सी के डेरिवेटिव के अंदर हम 4 यूज कर लेंगे, जैसे मैंने 4 रखा तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो ये आपके पास है 0.015 इंटू में 4 चक 16 माइनस में 0.04 इंटू में 4 है, अब प्लस में 30 है। ये बात क्लियर है, ठीक है, डन। अब इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करते मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 15 15 225 250, ये 250 आएगा, 0.25 आ रहा है, प्लस में 4 चक 16, यानी कि ये आ रहा है 0.16 आ रहा है, प्लस में 30 है। इसको जब हमने माइनस किया, तो माइनस करते 0.9 दिख रहा है, 0.9 से प्लस करेंगे तो 30.09 लगभग 09 के आसपास है, यानी 08 के आसपास है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, डन। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसने कहा है एक्स का परिमाण जो आपको दे रखा है, एक्स का जो सारणिक दे रखा है, वो एक्स बिलोंग्स टू आर पर न्यूनतम एक्स है, न्यूनतम 1 है, यानी एक्स का सारणिक जो है वो आपको 1 दे रखा है। चलो ठीक है, सारणिक नहीं है, मॉडुलस चल रहा है, तो इसका न्यूनतम मान 1 दे रखा है, बहुत बढ़िया, न्यूनतम मान 1 दे रखा है। अच्छा, इसमें बोला कौन सा कथन सत्य है,
तो इसमें क्या है, इसका न्यूनतम मान 1 होता है, तो ना इसमें आप अगर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। 1 थोड़ी न्यूनतम है, गलत हो गया ये तो। इसने कहा इसका अधिकतम मान 1 है। तो आपको पता है कॉस का जो अधिकतम मान होता है वो 1 ही होता है, और 1 का मॉड 1 ही रहेगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। अंदर एंगल चाहे कुछ भी हो, भाई कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, तो 1 के लिए बहुत बढ़िया। कॉस कॉस एक्स का न्यूनतम मान कितना है, 0 है। बेटा कॉस के अंदर आप कुछ भी रखते हो, उसका न्यूनतम मान 0 क्यों रहेगा? उसका न्यूनतम मान आपके पास जो रहेगा, ये रहेगा भाई -1 रहेगा, तो ये गलत है। इसकी बात करें, इसका न्यूनतम मान क्या रहेगा? तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो, इसको अगर 0 कर देते हो तो वही इसका न्यूनतम मान होगा। ये 0 होकर -1 आ जाएगा, तो -1 इसका न्यूनतम मान है, लेकिन ये 1 लिखा हुआ है। ओहो, यानी कि केवल बी यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। डन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और भी बढ़िया वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अपॉन में 1 प्लस साइन 2x है। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, क्या रहेगा? तो बच्चा पार्टी ध्यान रखना, इसको अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर आपने लिख दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चलो ठीक है। लेकिन नीचे की बात करें तो ये 1 प्लस साइन 2x, जब भी आपको 1 प्लस साइन 2x दिखे तो 1 की जगह पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर। ये अभी मैं बता रहा हूँ, इसे आप रट लेना और सीधे इसका आंसर वही लिखना। और साइन 2x की जगह पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दोगे, ठीक है, ये कर सकते हो। अब इसके बाद आप इसमें देख पा रहे हो ऊपर तो साइन एक्स कॉस एक्स है, देखो नीचे 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन 2x की जगह पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो आपके पास है, इसका होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। और ऊपर कितना है, तो ऊपर आपका नेगेटिव तौर पर दिख रहा है। तो सॉरी, ऊपर क्या है, ये है ही स्क्वायर से हमने रूट को काट दिया, रूट कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने जो दिख रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। भाई यहाँ पर बच गया है क्या भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब नहीं लग रही गड़बड़ी, अब तो दिख गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही आपके पास है। नीचे रूट कट गया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही बचा है। अब आपको दिख रहा है इससे तो प्रॉपर ये पूरा कट गया, नहीं बचा एक। एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स होता है, और प्लस में सी आ जाएगा। एक का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्या भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको 1 प्लस साइन 2x दिखे तो आप उसको लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर सीधे। तो ये चीज ध्यान रखना, सीधे लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स है और बटे में साइन एक्स है। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा, तो ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाता है, और हमें, मैंने जैसे कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स। देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर और एक्स बाई 2 होता है। नीचे की बात करें तो ये आएगा 2 साइन एक्स बाई 2, और ये कॉस एक्स बाई 2 होता है। 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, साइन बाई कॉस 10 होता है। तो ये आपके पास देखने को मिला है इंटीग्रेशन में, ये 10 इनवर्स है, और यहाँ पर ये आपको हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 हो जाएगा। और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 10 से 10 खत्म हो गया, बच गया एक्स बाई 2। और एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स स्क्वायर बाई 4 रहेगा, और प्लस में सी रहेगा। एक्स स्क्वायर बाई 4 कहाँ पर है, तो ये आपके पास आ चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होता है। डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये चार ऑप्शन मतलब चारों हैं, और मैच द फॉलोइंग है, और कई सारे क्वेश्चन बच्चों ने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में, सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसका भी आंसर दीजिए, क्या आंसर रहेगा। हाँ जी बच्चा पार्टी, इसका भी आंसर दीजिए, क्या आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हम्म, हाँ जी भाई, आंसर दीजिए, क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला लग रहा है, और वो फॉर्मूला कौन सा वाला है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में e की पावर x होता है और उसके बाद एक फंक्शन है, और इसी का डेरिवेटिव यहीं पर मौजूद है,
अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे e की पावर x है और फंक्शन उसका डेरिवेटिव यही है, तो इसका आंसर सीधे होता है e की पावर x और ये वाला fx हो जाता है, और प्लस में c आंसर हो जाता है, सीधे आ जाता है। ठीक है, अब जब ये सीधे आ जाता है तो आप सीधे ही इसका आंसर चुनोगे। जैसे इसके अंदर 1/x का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, तो इसका आंसर होगा e की पावर x और 1/x होगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पर, 1 वाला फोर्थ पर। 1 वाला फोर्थ पर है, ए वाला फोर्थ पर है, यहाँ से हमने दो ऑप्शन को पहले ही काट दिया, क्योंकि दोनों एक ऑप्शन कटा है बस, ए वाला। सी वाला कट गया है, बाकी तीन तो सही चल रहे हैं। सेकंड, इसकी बात करें तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, यस बिल्कुल होता है। जब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x sin x कह सकते हो, यानी कि ये वाला रहेगा। यानी कि आपका बी वाला किस पर जा रहा है, फर्स्ट पर जा रहा है। बी वाला फर्स्ट पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, बाकी में नहीं है, तो बाकी सारे गलत हो गए, और ए ऑप्शन को हमने टिक कर दिया, सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मामला बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, चलने दो। ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, अब देखो, जब भी आपको दिखता है माइनस ए से ए, यानी कि आपको अगर कोई फंक्शन दिखता है माइनस ए से ए, तो हमें याद आती है वो वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 7। प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास एफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है, अगर बराबर होता है तो आप इस चीज को लिखोगे, जीरो से ए और एफ एक्स कर दोगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा। कब, जब ये सिचुएशन रहेगी, जिसे कि हम कहते हैं सम फलन। अगर विषम फलन रहता है, ये रहता है, माइनस रखने पर ये माइनस एफ एक्स आ जाए, तो उस कंडीशन में आप इसका आंसर क्या रखोगे, तो ये जीरो रखोगे, इसका आंसर सीधे जीरो हो जाएगा। अब इसको चेक कर लो ये कैसा बन रहा है। अब आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन देखने को मिल रहा है, वो फंक्शन कितना है, ये है एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर मैं इसके अंदर माइनस रखता हूँ तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ही होता है, यानी कि ये माइनस एफ एक्स बन चुका है। यानी सिचुएशन बन गई है ये वाली। ये सिचुएशन बनते ही आप इसका आंसर देखते ही लिखोगे जीरो, देखते ही लिखोगे जीरो और खत्म बात। ठीक है, देखते ही लिखोगे जीरो, कोई दिक्कत नहीं, खत्म बात, डन। ए ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो पार्वती वेरी गुड, ह्यूमन वेरी गुड, आशुतोष वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x इक्वल टू 1/4 x इक्वल टू 1/3, इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, y इधर जाएगा तो ये आएगा 2x माइनस में 2 आएगा। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखूँ, जैसे 1/4 रखा, ठीक है, तो भी ये नेगेटिव आंसर दे रहा है। 3/4 रखा हमने, ठीक है, 3/4 रखोगे तो भी ये नेगेटिव आंसर दे रहा है। दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव आंसर आपको दे रहा है। ठीक है, अब इसने कहा इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव है, तो आप सीधे इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन आप इसका करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 1/4 से और 3/4 जा रहा है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन करते हो 2x स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, 2 ही था ना ये, हाँ 2x आ जाएगा। इसका लिमिट जो हमारे पास चल रही है वो 1/4 से 3/4 चल रही है। इसके अंदर हम देखते हैं 2 से 2 कट चुका है, और अपर लिमिट हमने कॉमन पुट किया, तो 3 तिया 9 बटे में 16 दिख रहा है, और माइनस में 3 दूनी 6 बटे में 4 दिख रहा है, ये अपर लिमिट पुट किया है। माइनस में लोअर लिमिट पुट करते ही क्या आ रहा है, तो ये 1 बाई में 16 दिख रहा है, और माइनस में 2 बाई में 4 दिख रहा है। वही आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं। जब इन ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये आ चुका है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है क्या चीज़ भाई, इस पूरे का अगर एलसीएम लिया जाए तो पूरे का एलसीएम आएगा 16, और इस अकॉर्डिंग ये तो 9 आ रहा है, माइनस में 4 चक 16 यानी 6 चक 24 आ रहा है। फिर आ रहा है भाई ये -1 आ रहा है, और यहाँ पर की बात की जाए तो ये 4 चक 16 यानी कि 4 दूनी 8 आ रहा है, ये आ चुका है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें दिख रहा है 9 और 8 मिलकर कितना होता है, 8 8 16 17 17 आ रहा है। 17 में से 25 गया, 17 माइनस 25 बाई में 16 आपको दिख रहा है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है 5 3 8, -8 बटे में 16 दिख रहा है, जिसे कटकर -1/2 आ जाएगा। ध्यान रखना क्षेत्रफल कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए +1/2 होगा, और ये बी आपका ऑप्शन करेक्ट रहता है। क्या भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहता है, डन। ठीक है भाई, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको चेक कर रहे थे, इस पर चेक किया और इस पर चेक किया, दोनों में y की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो क्षेत्रफल भी नेगेटिव ही आना था। लेकिन आपको क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं लिखना, उसको पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है 0 से 2 पाई पर y इक्वल टू साइन एक्स का आपका क्या क्षेत्रफल रहने वाला है। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, और हर एक हिस्से का क्षेत्रफल एक 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 होता है साइन एक्स के अकॉर्डिंग। इसने कहा है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में,
तो हर एक 1 2 3 4 4 हिस्से हैं, तो 4 क्षेत्रफल रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई इंटीग्रेशन कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दी गई अवकल समीकरण जो आपको ये देखने को मिल रहा है कि लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इनके लिए कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपका है प्लस में 2y ये दिख रहा है। कौन सा कथन सही है? ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक है क्या ये? तो यस बिल्कुल रैखिक समीकरण है। y के साथ एक x का फलन है और यहाँ पर x का फलन है, तो ये रैखिक अवकल समीकरण है, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। जिसमें ए नहीं है उसे काट दो। ए देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तीनों में ही ए नहीं है, इसका मतलब हम तीनों को काट सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और तीनों को काटते ही आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है और बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पड़ी ही नहीं, सीधे आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तीन ऑप्शन सीधे गलत हो गए हैं। यह एक समघातीय अवकल समीकरण है तो नहीं है। इसका सामान्य हल कुछ ऐसा आएगा क्या? तो चेक कर लेना भैया आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसमें y जब x का मान पाई बाई 3 रखते हैं तो y 0 होता है। तो इसके लिए विशिष्ट हल आपका ये रहेगा क्या? तो ये चेक करके देख लो, वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि शुरू से ही हमारा आंसर निकल गया है, शुरू वाले ऑप्शन से निकल गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है ए की पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस वाई आपको दिख रहा है, सॉरी एक्स प्लस वन दिख रहा है। वाई 0 प्लस इक्वल टू 5 का हल आपको बताना है क्या रहेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप इसमें दोनों तरफ लॉग ले लोगे। जैसे ही दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा? लॉग ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में लॉग एक्स प्लस वन दिख रहा है। ये आगे आ जाएगा, ये वाली चीज आगे आएगी तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी। बचेगा लॉग ई जो कि वन होता है, कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डी वाई लॉग एक्स प्लस वन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें एक्स को अलग और लॉग को वाई को अलग कर दो, यानी डी वाई इक्वल टू में आ जाएगा लॉग में एक्स प्लस वन है और डी एक्स हो जाएगा। अब इसको आप समाकलित कर दोगे और आपका आंसर आएगा। जब ये समाकलित कर दोगे आंसर आएगा। इसने कहा है इसका मतलब ये होता है कि एक्स का मान 0 रखा है और वाई का मान 5। इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं लेफ्ट में तो वाई ही रहेगा और राइट की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा? इसके अंदर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे एक के साथ प्रोडक्ट लगाओगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट एज ए फर्स्ट क्या है? लॉग रहेगा, फर्स्ट लॉग वाला एल्सिटीज। सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि एक्स होता है, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि एक्स रहेगा, ये आ चुका है। और ये dx है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, क्या रहेगा? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? तो यहाँ पर +1 और -1 कर दोगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं y इक्वल टू में आपके पास है x है, log है और ये x प्लस वन है। माइनस में एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन क्या होता है? तो ये आपका 1 हो जाता है। ठीक है, और माइनस में 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स हो जाता है। भाई ये आपके सामने आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डन है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये x log x तो है ही आपके पास, माइनस में 1 की जगह पर x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये लॉग में आ जाएगा आपका x प्लस में 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा और प्लस में c आपको देखने को मिल रहा है। भाई प्लस में c आपको देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं इसको अगर चेक करना चाहूँ, y आपके पास ये है और इसके अंदर अगर मैं x का मान 0 और y का मान 5 रखूं, तो y अगर 5 रखते हो तो यहाँ 5 आएगा। x का मान 0 रखा जाए तो ये 0, ये 0 और ये 0, यानी c की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, इस c की वैल्यू 5 यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है x log x माइनस वन और माइनस में x है और log x प्लस वन है और 5 है। ये बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, डन। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है सर जी। बेटा डिफिकल्ट क्या है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लॉग दोनों साइड लगाया गया है, ई की इसको बाहर कर दिया गया, डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद इसको बस इंटीग्रेशन करना है लॉग एक्स प्लस वन को, इसको छोटे से इंटीग्रेशन करना है। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद ही आप सॉल्व करते हो आइडेंट लगा के, और वैसे इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है सदिश ए तथा बी के मध्य कोण आपको बताना है क्या होगा। ए और बी के बीच कोण आपको बताना है क्या होगा जब ये वाली वैल्यूज दे रखी है। तो सिंपल सी बात, कोण निकालने का फॉर्मूला cos थीटा ए डॉट बी रहता है, √3 आएगा बटे में मॉड ए का परिमाण बी का परिमाण यानी 2 गुने 1 रहेगा। ये आपके पास है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो cos थीटा √3/2 है और जो की वैल्यू होती है पाई/6 पर होती है, और ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है पाई/6। भाई ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपसे कह रहा है कि ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है और इससे कह रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो 1/2 है और यहाँ पर आता है ए क्रॉस बी होता है, इससे आप निकालते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 तो है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए क्रॉस बी के लिए आपके सामने हो जाएगा ये आई,
जे और ये के आ जाएगा। और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं -2 -5, -2 0 और -5 है। और यहाँ पर ये 1 है और -2 है और ये -1 है। ये आपके सामने आ चुका है। 1 -2 और -1 आपके सामने है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 1/2 आपके पास दिख रहा है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये आई आपके पास, और ये गायब होता है तो यहाँ पर ये 0 और माइनस में 0 माइनस में -10, यानी कि -10 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है +10 है, था नहीं, 5 दूनी 10 +10 होगा, वो -10 आ गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं -j के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये और ये गायब होता है तो यहाँ से आएगा +2 और माइनस में माइनस माइनस +5, ये आपके पास आ चुका है। भाई +2 है और माइनस में +5, ये ठीक है। अब प्लस में के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। के अकॉर्डिंग हमारे पास ये और ये गायब होता है तो 2 दूनी 4 -0, ये 4 ही रहेगा। अब इसका आपको क्या करना है, तो इसका आपको परिमाण निकालना है, क्योंकि ये मॉडुलस है, परिमाण निकालना है। ठीक है, मॉडुलस नहीं, परिमाण, मैग्नीट्यूड 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ये आपके सामने आ चुका है। इसको अगर मैं एडअप करता हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 55 65 165 आ रहा है। यानी ये रूट में 165 है और बटे में 2 आ रहा है। रूट में 165 बटे में 2 कहाँ पर ही देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन पर। भाई सी ऑप्शन पर देखने को मिल रहा है। डन है, ओके, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चा पार्टी, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, आगे की जर्नी में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 91 क्वेश्चन पर। 91 क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 91 क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इसने कहा हुआ है इनका परिमाण बताइए क्या क्या होगा। तो जैसे कि पहले वाले के परिमाण की बात करता हूँ तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, और इसके लिए दिखा जाए 4 + 9 प्लस में 1 है, तो ये आ रहा है 10 14 आ रहा है, √14, यानी कि ये सेकंड पर जा रहा है। अरे ऑप्शन तो है ही नहीं इसका। कोई बात नहीं, इसका नॉर्मली आंसर निकाल दो। इसका क्या आएगा, तो 25 25 और 16, 25 और 16 कितना होता है, तो ये होता है 41 होता है, तो ये √41 यहाँ पर जाएगा। इसकी बात करें, 3 है, 1 है और 7 है, 7 3 10 है, 11 11 रहेगा, यानी कि इस पर जाएगा। इसकी बात की जाए तो ये हम देख पा रहे हैं 1 है, 9 है और 4 है, 9 10 4 14, √14, यानी इसका परिमाण 1 आ रहा है। भाई ये चीज इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, डन। और इसके बाद बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैं एज ए होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन है जो कि मैं एज ए होमवर्क देने वाला हूँ, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई पूछ सकता है। भाई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आगे क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 92 वाला ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है न्यूनतम दूरी वाला। भाई देखो मैं बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, रेखा है जिसके समांतर जा रही है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल, न्यूनतम दूरी वाला मोस्टली पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये दे रखा है, इसमें लंबवत के अकॉर्डिंग पी का मान निकालना, मोस्टली पेपर में ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनके जो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो आपके पास हैं, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको सॉल्व करके खुद से सॉल्व करके इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ठीक है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने आपको बताया था, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सबको मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जब ज्वाइन कर लेना, सभी के सभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये शेयर कर देना, क्योंकि ये क्लास मैंने लगा दी है, इसी संडे की क्लास लगाई है। 2027 का लॉन्चिंग के लिए क्लास मैंने लगाई है, मैंने बताया है। वहां पर मैं प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से, भाई किस प्रकार से 2027 की शुरुआत से हम किस प्लानिंग के साथ चलने वाले हैं, किस अकॉर्डिंग करने वाले हैं, पूरे बेहतरीन प्रिपरेशन, हर एक चीज को मैंने सही तरीके से समझा है। और उसके बाद आपके लिए प्रॉपर डिजाइन किया है कि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना रह जाए, और इस बार के 2027 के अंदर आप अपने टॉप यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएं। कहीं पर भी एक भी परसेंट उस टाइम पे दिमाग में ये ना रहे कि सर काश हमने उस टाइम पे से शुरू से पढ़ाई कर ली होती। हर एक चीज एकदम बिल्कुल वेल डिजाइन है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो ये चीज मैं बिल्कुल शुरुआती से शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी कंपनी वाले का कोई भी रोक टोक नहीं है कि भाई ऐसे पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, मुश्किल चीजें मत पढ़ाना, बच्चे नहीं टिकते हैं, आसान आसान चीज पढ़ाओ, पेपर में आए चाहे मत आए मत पढ़ाओ। लेकिन आपको भाई वही पढ़ाना है, मतलब इजी इजी पढ़ाओ जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इजी नहीं रहेगा, वही चीज पढ़ाई जाएगी, उसी प्रकार का पैटर्न पढ़ाया जाएगा जैसा कि आपका सीयूटी पूछ रहा है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ओके डन। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को फिनिश करते हैं। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मजा तो आता रहेगा।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।